हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं किरण प्रकाश में क्रांति कोण के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं, अर्थात क्रिटिकल एंगल हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्रांति कोण होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्रांति कोण बनने के लिए प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से कहा जाना चाहिए, तो विरल माध्यम में। क्रांति कोण बनने के लिए सबसे पहले प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से क्या होना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहा जाता है विरल माध्यम में, तो वो लंब से दूर भागता है। ठीक है, अगर हम इस आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, अगर इस आपतन कोण का मान हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, जानते हैं कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण, जबकि इसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। अगर इसी आई का मान हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो इस स्थिति में होता क्या है कि अपवर्तन जो होता है वो कितना पर हो जाता है, 90 डिग्री पर हो जाता है। ठीक है, अपवर्तन कितना पर हो जाता है, 90 डिग्री पर। तो जब अपवर्तन 90 डिग्री पर हो जाता है, तो जिस आपतन कोण पर प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से हम लोग किस माध्यम में भेजते हैं, विरल माध्यम में भेजते हैं, उसी आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण उसी समय बनेगा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से किस माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो लंब से दूर भागती है। अगर इस आपतन कोण का मान हम बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या कि अपवर्तन कितना कोण पर हो जाता है, 90 डिग्री पर। तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन 90 डिग्री पर हो जाता है, उसी आपतन कोण को हम लोग क्रांति कोण के नाम से जानते हैं। इस क्रांति कोण को हम लोग IC से सूचित करते हैं। ठीक है, तो क्रांति कोण की परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन 90 डिग्री पर हो जाता है, तो उसका अपवर्तन 90 डिग्री पर हो जाता है। ठीक है, तो उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन कितना पर हो जाता है, 90 डिग्री पर हो जाता है। तो उस आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। या इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वैसा विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कितना पर हो जाती है, 90 डिग्री पर हो जाती है, तो उस विशेष आपतन कोण को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, वैसा विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन 90 डिग्री पर हो जाती है, तो उस विशेष आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। तो इसकी दूसरी परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वैसा विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन 90 डिग्री पर हो जाती है। ठीक है, तो उस विशेष
आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, क्रांति कोण को हम लोग IC से सूचित करते हैं, इसे IC से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध। तो देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध, कहने का मतलब IC और म्यू के बीच संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि ये जो विरल माध्यम है इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं μ1 और सघन माध्यम के अपवर्तनांक कितना मान लेते हैं μ2। ठीक है, तो स्नेल का नियम हम लोग जानते हैं कि μ2 sin I बराबर होता है μ1 sin R के। ठीक है, तो हम लोग स्नेल के नियम का उपयोग कर रहे हैं, स्नेल के नियम से। तो देखिए, स्नेल का नियम होता क्या है, तो μ2 sin I बराबर μ1 sin R। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब R बराबर कितना होता है 90 डिग्री, तो I को ही हम लोग क्या बोलते हैं क्रांति कोण। ठीक है, जब क्या होता है, जब R बराबर क्या होता है 90 डिग्री, तो I को हम लोग क्या कहते हैं क्रांति कोण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब μ2 साइन, यहाँ I जो होगा IC कहलाएगा। ठीक है, जब μ1 साइन R के जगह पर हम कितना रख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि μ2 साइन IC बराबर μ1 इंटू साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो जब हम यहाँ से साइन IC का मान निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा μ1 बटे μ2। ठीक है, अर्थात यहाँ से हम देख रहे हैं कि IC बराबर हो गया साइन इनवर्स μ1 बटे μ2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच क्या निकाल दिया संबंध। ये क्या है, क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध है। ठीक है, अब एक बात समझिए, अगर विरल माध्यम, यदि विरल माध्यम μ1 अगर क्या हो हवा हो, ठीक है, तो μ1 के जगह पर हम कितना यूज करेंगे 1 का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हवा माध्यम के लिए, हवा माध्यम के लिए अगर हम लोग क्या करेंगे क्रांति कोण निकालेंगे, तो हवा या निर्वात माध्यम के लिए जो होती है क्रांति कोण का मान कितनी होती है, तो देखिए IC बराबर साइन इनवर्स μ1 के जगह पर 1 रख देंगे, जबकि μ2 के जगह पर हम μ का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम चाहे तो निर्वात के लिए इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, निर्वात या हवा के लिए क्रांति कोण का मान क्या होता है, तो साइन इनवर्स 1 बटे μ। ठीक है, अब एक बात समझिए, अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि μ बढ़ने से क्या होगा, साइन इनवर्स जो होगा इसका मान क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्रांति कोण का मान क्या होगा, कम होगा। अर्थात IC डिपेंड करता है μ पर। अर्थात हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि IC जो है क्या है, व्युत्क्रमणपाती है किसके, तो μ के। कहने का मतलब अगर μ बढ़ता है तो IC घटेगा। ठीक है, अगर μ घटता है तो IC का मान बढ़ेगा। ठीक है, और μ जो होता है हम लोग जानते हैं कि μ जो होता है व्युत्क्रमणपाती होता है किसके, लेमडा के।
ठीक है, जिसकी लेमडा बढ़ती है उसकी म्यू क्या होती है, कम होती है, और जिसकी लेमडा क्या होती है, घटती है, उसका म्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लाल रंग होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, और इसका अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण इसका क्रांति कोण सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो लाल रंग का क्रांति कोण क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, जबकि वही अगर हम बैगनी रंग की बात करें तो बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, जिस कारण इसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक सबसे अधिक होने के कारण इसका क्रांति कोण सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि बैगनी रंग के लिए अगर क्रांति कोण की बात किया जाए तो ये क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लाल रंग का क्रांति कोण अधिक होती है बैगनी रंग की क्रांति कोण से, बैगनी रंग की क्रांति कोण से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि किस रंग का क्रांति कोण अधिक होती है और किस रंग का क्रांति कोण कम होती है। अब यहाँ पे समझिए, अगर हमसे पूछा जाए कि हवा और कांच का क्रांति कोण क्या होती है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि हवा जो होती है इसका अपवर्तनांक 1 होती है, जबकि कांच जो होती है इसका अपवर्तनांक 1.5 अर्थात 3/2 होती है। ठीक है, तो हम लोग जो सूत्र निकाले थे क्रांति कोण का, वो क्रांति कोण का सूत्र था μ1/μ2 अर्थात विरल माध्यम का अपवर्तनांक बटे सघन माध्यम का अपवर्तनांक। सघन माध्यम उसे बोलते हैं जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि μ2 अधिक होता है किससे, μ1 से। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कौन यहाँ पे अधिक है और कौन कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे कम कौन सा है, तो म्यूए है, इस कारण से इसे हम क्या बोलेंगे, μ1 बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ μg का मान म्यूए से अधिक है, इस कारण से इसे हम लोग क्या कहेंगे, μ2 बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम μ1 और μ2 का मान निकाल लिए। हमको निकालना क्या है कि IC बराबर वाट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सूत्र का उपयोग करते हैं। तो सूत्र हम लोग जानते हैं क्रांति कोण का कि IC बराबर होता है साइन इनवर्स μ1/μ2। ठीक है, तो साइन इनवर्स μ1 का मान दिया गया है 1, जबकि μ2 का मान कितना है, 3/2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स कितना निकल गया, तो 2/3 अर्थात साइन इनवर्स जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.67 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो IC का मान निकला, ये हम लोग जानते हैं कि ये जो है लगभग 42 डिग्री के बराबर होती है। IC का जो मान होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, लगभग 42 डिग्री के या 43 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन में 45 डिग्री का मान कितना होता है, 0.71 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि हवा और कांच का क्रांति कोण कितनी होती है, तो हम लोगों ने जाना कि इसकी क्रांति कोण कितनी होती है, लगभग 42 डिग्री होती है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हवा और पानी का क्रांति कोण कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि हवा जो होता है इसका अपवर्तनांक होता है 1, जबकि पानी का अपवर्तनांक 1.33 या 4/3 होता है। ठीक है, तो इसमें कौन μ1 होगा और कौन μ2 होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि μ1 जो होता है कम होता है और μ2 का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि ये μ1 है और ये μ2 है। हम लोग को क्या निकालना है, क्रांति कोण बराबर वाट। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे सूत्र का उपयोग करते हैं। तो सूत्र हम लोग जानते हैं कि IC बराबर होता है साइन इनवर्स μ1/μ2। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि μ1 क्या है, हवा है, अर्थात 1 इसका मान यूज करेंगे, जबकि μ2 क्या है, पानी है, इसका अपवर्तनांक कितना है, 4/3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स ये कितना आ जा रहा है, 3/4। जब इसका हम हल करेंगे तो इस तरह से देख रहे हैं क्या कि IC का मान निकल गया साइन इनवर्स 4 × 7 = 28, 0.7
28 2 30 4 25 20। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो कितना इसका मान होता है, साइन इनवर्स 0.75, जो 45 डिग्री से अधिक है, क्योंकि 45 डिग्री का लगभग मान कितना होता है, 0.71 होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्रांति कोण होगा 45 डिग्री से अधिक होगा, अर्थात इसे हम लोग लगभग में ये बोल सकते हैं कि ये लगभग 49 डिग्री होगा या 48 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से हवा और पानी के क्रांति कोण लगभग कितना होता है, 49 डिग्री होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि पानी तथा कांच का क्रांति कोण ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि पानी का अपवर्तनांक होता है 4/3, जो 1.33 के बराबर होता है, जबकि वही कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 3/2, जो किसके बराबर होता है, 1.50 के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात 1.5 के बराबर होता है। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि IC निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जांच करते हैं कि कौन μ1 होगा यहाँ पे और कौन μ2 होगा। तो देखिए ये जो है इसका मान कम है, ठीक है, 1.33 है, इस कारण से इसे क्या बोलेंगे, μ1, जबकि μg का मान 1.5 है, जो 1.33 से अधिक है, इस कारण से इसको क्या बोलेंगे, μ2। ठीक है, हम लोग सूत्र जानते हैं कि IC निकालने के लिए साइन इनवर्स μ1/μ2 का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि IC बराबर निकला साइन इनवर्स μ1 का मान कितना है, तो बोलेंगे 4/3, और μ2 का मान देख रहे हैं कितना है, 3/2। इस तरह से हम देख रहे हैं कि IC का जो मान निकल रहा है साइन इनवर्स, ये कितना होगा, 8/9 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 9/72 और 8/80, फिर 9/72, अर्थात इसका मान लगभग में 0.89 आएगा। ठीक है, तो IC देख रहे हैं क्या कि IC बराबर आ गया साइन इनवर्स 0.89, जो लगभग 60 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, जबकि √3 का मान होता है 1.732 और बाई में 2, जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो 0.8, ठीक है, और 6 आता है, अर्थात लगभग इसका मान 7 होता है, 0.87। ठीक है, इस कारण से हम लोग बोलेंगे कि ये जो क्रांति कोण का जो मान निकला, ये लगभग कितना होगा, तो 63 या 62 के बराबर होगा, या 62 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि पानी और कांच का क्रांति कोण कितनी होती है। तो हम लोग ने जाना कि पानी और कांच की क्रांति कोण कितनी होती है, 63 डिग्री होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने जाना कि हवा और कांच का क्रांति कोण कितनी होती है, तो 42 डिग्री, जबकि हवा और पानी का क्रांति कोण 49 डिग्री होती है। और उसी प्रकार से पानी और कांच का क्रांति कोण अगर हम लोग देखें तो इसका क्रांति कोण लगभग कितनी होती है, 63 डिग्री होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना क्रांति कोण किसे कहते हैं, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध निकालना हम लोगों ने जाना, और इसके अतिरिक्त इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हम लोगों ने जाना। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।